स्पेक्ट्रोस्कोपी की लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ CSIR नेट के से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे। तो वहाँ पे हमने जो बेसिकली जो क्वेश्चन किए थे वो किए थे जून 2011 से लेकर जो दिसंबर 15 तक के जितने क्वेश्चन जो स्पेशली प्रोटॉन NMR और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करके जो सोल्व हो सकते थे, उन क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ जो जून 16 से लेके आगे दिसंबर 18 तक के जितने क्वेश्चन स्पेशली NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के पेज पे आए हुए हैं, तो मैं वो क्वेश्चन आज आपके लिए लेके आया हूँ। तो आज के जो ये क्वेश्चन है वो बेसिकली सबसे ज़्यादा ओरिएंटेड है कि आप ये चीज़ देखो कि आपको ये कंसेप्ट देखने को मिलेगा कि मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी, इस कंसेप्ट का यूज़ हम बार बार करेंगे। कई क्वेश्चन हैं जो मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी से रिलेटेड होंगे। तो इस टॉपिक के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है जहाँ पे मैंने मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी को पूरा डिटेल डिस्कशन किया है। वहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं। तो अगर आप चाहो तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। और आई होप कि वो वीडियो अगर आप देखोगे तो आपके लिए मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी को समझने में काफ़ी आसानी होगी और बहुत से जो डाउट्स है आपके मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी को लेके, किस तरीके से मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी इफेक्ट करती है, वो चीज़ें आपकी क्लियर होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी के ऊपर ही बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन में आप ये देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास एक NMR स्पेक्ट्रा है किसी मॉलिक्यूल का। तो उस स्पेक्ट्रा के अंदर यहाँ पे हमारे पास ये दो मिथाइल ग्रुप दिए गए हैं कि इन दो मिथाइल ग्रुप के जो सिग्नल्स आएंगे वो सिग्नल्स कहाँ पे आएंगे, इस चीज़ को हमें बताना है। तो इस चीज़ के लिए हम मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी इफेक्ट का यूज करेंगे। तो जहाँ पे मैंने मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी इफेक्ट कराया था वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जहाँ पे जो एल्कीन का केस होता है उस केस में क्या होता है कि एल्कीन जैसे प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, तो यहाँ पे अगर हमारा डबल बॉन्ड है ये, तो इस डबल बॉन्ड के अगर आप अबोव द प्लेन जाओगे यहाँ पे ये वाला जो रीजन होता है, तो इस तरीके से जो ये वाला जो रीजन होता है ये हमारा होता है सील्डेड रीजन्स होता है। और इसके अराउंड में जो ये जो रीजन्स आता है, जो मैंने ये जो कोन बनाया है, ये आपका सील्डिंग का रीजन रहेगा और ये वाला रीजन आपका रहेगा डी सील्डेड रीजन। तो इसी चीज़ को हमें इस क्वेश्चन के अंदर यूज करना है कि यहाँ पे हमारे पास एक CH3 मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पे है और दूसरा CH3 मॉलिक्यूल यहाँ पे है। तो इन दोनों जो CH3 मॉलिक्यूल्स है इन दोनों से रिलेटेड हमें ये बताना है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो प्रोटॉन्स है उनका सिग्नल है वो क्या आएगा। बेसिकली हमें यही देखना है कि इन दोनों में से कौन सा सील्डेड होगा और कौन सा डीसील्डेड होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो CH3 मॉलिक्यूल है यहाँ पे, तो ये वाला जो CH3 मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल एल्कीन की साइड में आ रहा है। तो अगर मैं इसको अगर यहाँ से अगर ड्रा करता हूँ तो मैं इसको एक प्लेन में ड्रा करने की कोशिश करता हूँ कि ये अगर हमारे पास एक प्लेन हो, तो इस प्लेन में अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रा करता हूँ यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आप देखोगे कि प्लेन के इस साइड में जो आ रहा है हमारे पास यहाँ पे जो CH3 मॉलिक्यूल है, तो इस एल्कीन का अगर आप ये चीज़ बनाओगे, इसका सील्डिंग और डीसील्डिंग का रीजन बनाओगे तो ये आएगा। और दूसरा प्रोटॉन है, दूसरा मॉलिक्यूल्स है वो इस तरफ रहेगा, वो CH3 वाला है, ये इस एल्केन के डीसील्डेड रीजन की तरफ नहीं आएगा क्योंकि ये इस प्लेन के अलग रहेगा। क्योंकि ये वाला जो CH3 मॉलिक्यूल है, ये वाला CH3 मॉलिक्यूल कहाँ आ जाएगा, ये वाला CH3 मॉलिक्यूल है, ये वाला CH3 मॉलिक्यूल इस एल्कीन के सील्डेड रीजन के अंदर आ जाएगा। तो इस एल्कीन के सील्डेड रीजन में आने से क्या होगा कि एक दोनों में से एक तो हो जाएगा हमारा क्या, दोनों में से जो एक है वो तो रहेगा 1 CH3 ग्रुप तो हमारा आएगा शील्डेड आ जाएगा, और दूसरा जो CH3 है वो एज यूजुअल आएगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो एज यूजुअल जो उसका आना चाहिए 1.3 या फिर 1.5 के अराउंड आना चाहिए CH3 का सिग्नल, एक सिग्नल तो वो आएगा। और जो CH3 सिग्नल आएगा वो सिग्नल क्या होगा हमारे पास, इससे
डाउन फील्ड आएगा क्योंकि ये, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर हम इस ऑप्शन को अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो सिग्नल दिए गए हैं, दो डिफरेंट सिग्नल दिए गए हैं। तो यहाँ से एक बात क्लियर होगी कि ये CH3 मॉलिक्यूल और ये CH3 है, ये दोनों के दोनों डिफरेंट सिग्नल देंगे, क्योंकि ये वाला जो CH3 मॉलिक्यूल है ये हमारा इस एल्कीन के एल्कीन के शील्डेड रीजन के अंदर आएगा। और दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो ये वाला जो CH3 मॉलिक्यूल है ये एल्कीन के शील्डेड रीजन के अंदर नहीं आ रहा, तो ये अपना नॉर्मल शो करेगा। तो यहाँ पे जो 5.0 जो आ रहा है ना, तो ये 5.0 हमारा कब होता है, जब अगर ये जो प्रोटोन है वो क्या हो, एल्कीन का ही हो। अगर एल्कीन के साथ अगर अटैच्ड होता तो उसका ये सिग्नल आता, जबकि यहाँ पे जो CH3 मॉलिक्यूल है ये एल्कीन के साथ अटैच्ड नहीं है, ठीक है। तो दूसरी बात, तो ये CH3 मॉलिक्यूल है, शील्डेड है, तो मतलब जो नॉर्मल से इसका कम आएगा। तो ये चीज़ तो हो नहीं सकती, ये दोनों ऑप्शन ही नहीं हो सकते, ये दोनों ऑप्शन यहाँ से, क्योंकि इन दोनों ही ऑप्शंस के अंदर क्या चीज़ है कि ये सिर्फ एक ही सिग्नल दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जबकि ये दोनों CH3 है वो दोनों डिफरेंट सिग्नल देंगे। अब हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन होगा करेक्ट ये, ओके। तो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट क्या लगता है, जो CH3 का जो शील्डेड और डी शील्डेड रीजन आता है, तो एक CH3 ग्रुप है वो एल्कीन के शील्डेड रीजन के अंदर चला जाता है। इसी कारण ये दोनों CH3 है वो डिफरेंट सिग्नल शो कर रहे हैं। वैसे तो आप बोल दोगे ना कि ये CH3 दोनों केमिकली इक्विवेलेंट है, बट यहाँ पे जो ये वाला CH3 है वो शील्डेड रीजन के अंदर चला जाएगा एल्कीन के, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, एक कंपाउंड गिवन है, हमें बताना है कि ये जो डाटा है ये निम्न में से जो गिवन कंपाउंड्स है उनमें से कौन सी कंपाउंड का डाटा है। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए ये खाली सिर्फ हम यूज करेंगे, यहाँ पे प्रोटॉन NMR से ये डाटा हमारा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम काउंट करते हैं कि कितने प्रोटॉन्स है यहाँ पे। ये चीज़ देखो, यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन का एक सिग्नल आ रहा है, यहाँ भी एक 3 हाइड्रोजन का एक सिग्नल आ रहा है। तो आप ये मान के चलोगे कि हमारे पास ये दोनों के दोनों CH3 और CH3 के सिग्नल आ रहे हैं। एक हमारा है 2.5 के ऊपर और दूसरा हमारा आ रहा है 3.8 के ऊपर। और ये मैंने आपको बार बार बताया है कि जो 3.8 वाला आएगा तो वो आप यही देख के चलोगे कि वो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ CH3 अटैच्ड होगा, तो इसका मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ये अटैच्ड है A ऑप्शन में, और C ऑप्शन में भी अटैच्ड है, B ऑप्शन में भी अटैच्ड है। कौन से में अटैच नहीं है, D में। तो D तो हमारा यहीं से ही सीधा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट जो कि है ये 6.9 और ये जो 7.8 है, ये हमारा 6.9 और 7.8 ये हमारा बेंजीन के आ रहे हैं। तो बेंजीन के हमारे पास 4 आएंगे, और 4 कैसे आएंगे, देखो 2 सिग्नल एक टाइप के आएंगे, 2 प्रोटॉन का एक सिग्नल आएगा, 2 प्रोटॉन का एक सिग्नल आएगा। तो यहाँ से सबसे पहले हमें यही देखना है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास यही सिग्नल मिलेंगे। तो यहाँ से आप देखो, तो ये सिग्नल यहाँ अगर आप यहाँ से देखोगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। तो आप देखोगे कि ये दोनों प्रोटॉन एक टाइप के हैं, तो इनका एक सिग्नल आएगा, और इन दोनों प्रोटॉन्स का एक सिग्नल आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर 2 सिग्नल आएंगे, तो ये हमारा पॉसिबल है। यहाँ पे अब हमारा इसके अंदर हाइड्रोजन, इसके अंदर हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारा एक सिग्नल, हमारा ये दोनों इक्विवेलेंट है, एक सिग्नल ये देंगे, और ये दोनों इक्विवेलेंट है तो एक सिग्नल हमारे पास ये देंगे। तो ये भी जो बेंजीन के जो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर 2 सिग्नल आएंगे, तो ये भी पॉसिबल है। बट अगर आप इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इसका सिग्नल अलग आएगा, और इसका सिग्नल आएगा वो आएगा सिंगलेट, जबकि हमारे पास ऐसा कोई भी सिग्नल नहीं है जो क्या हो सिंगलेट हो। तो ये हमारा ऑप्शन हमारा ख़त्म हो जाता है। तो अब हमें चॉइस करनी है इस सिग्नल में से और इस सिग्नल में से। तो इन दोनों सिग्नल में से अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये IR डाटा गिवन है, और ये डाटा हमें क्लियर यही बता रहा है कि ये डाटा हमारा कीटोन का होगा, ना कि एस्टर का। तो यहाँ पे हमारा एस्टर ग्रुप है, तो एस्टर ग्रुप हमारा नहीं होगा। तो इस ग्रुप ने हमें ये बता दिया कि हमारा कीटोन होगा, तो कीटोन हमारा A ही है, तो हमारा A आंसर होगा। ओके,
अगर ये चीज़ अगर पहले देख लेते तो हम पहले इस ऑप्शन को रिजेक्ट कर देते यहाँ से, फिर हमारे पास ये दोनों ऑप्शन बचते, तो फिर हमारा वहाँ से वो कैंसिल हो जाता। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा है जे वैल्यू और जो हमारे पास सिग्नल की जो स्प्लिटिंग है उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी जहाँ पे मैंने जे स्प्लिटिंग के बारे में बताया था कि कोई भी सिग्नल है वो किस तरीके से स्प्लिट होता है। जैसे ये सिग्नल है हमारा, ये अगर डबलेट के अंदर जाता है तो ये हमारा इस तरीके से जाएगा और इसका जो मेन सिग्नल है वो हमारा यहाँ पे रहेगा। मीन्स जो ये डेल्टा की जो वैल्यू आती है वो हमारी क्या आती है, ये जो डेल्टा 1 यहाँ पे आएगा और ये जो डेल्टा 2 है वो यहाँ पे आएगा। तो ये डेल्टा हमारा होता है डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 का एवरेज, ठीक है। और यही अगर हमारा डबलेट की बजाय अगर ट्रिपलेट के अंदर जा रहा हो तो ट्रिपलेट वाला सिग्नल हमारा ऐसा सिग्नल आता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मेन सिग्नल जो डेल्टा की वैल्यू होती है तो ये डेल्टा के अराउंड ही ये यहाँ पे स्प्लिट होता है। तो ये जो सिग्नल है वो यही होता है हमारा। तो जब डबलेट के अंदर स्प्लिट होता है तो जो ओरिजिन सिग्नल की जो वैल्यू आती है वो डेल्टा, वो उन दोनों का एवरेज आता है। तो ऐसे ही अगर ये क्वाड्रेट के अंदर जाएगा तो क्वाड्रेट के अंदर हमारा ऐसे टूटेगा, यहाँ से ऐसे और ये ऐसे और फिर यहाँ से इस तरीके से। तो जो इसकी जो मेन जो वैल्यू है वो यहाँ पे इन सभी सिग्नल की क्या आएगी, एवरेज वैल्यू आएगी। अगर मैं इन्हें लिखता हूँ, ये डेल्टा 1 पे है, ये डेल्टा 2 पे पीक आ रही है, ये डेल्टा 3 पे है, ये डेल्टा 4 पे है। तो हमारा डेल्टा जो होता है वो डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4, यानी कि जितनी भी पीक अगर आएगी उन सभी का एवरेज ही आएगा। यहाँ से भी अगर आप निकालोगे तो इसका भी हम ऐसे लिखेंगे कि डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये डेल्टा आएगा कि ये पीक कहाँ रही, ये कहाँ रही, ये कहाँ रही है। तो इन सभी का एवरेज आता है। और यहाँ से जो एक तो हमें इसके अंदर डेल्टा वैल्यू बतानी है कि इन सिग्नल्स पे डेल्टा वैल्यू है वो कहाँ आएगी, और दूसरा हमें ये बताना है कि इसकी जो कपलिंग कांस्टेंट मीन्स जे की वैल्यू है क्या आएगी। और जे की वैल्यू को मैंने आपको बार बार बताया कि जो दो पीक के बीच का जो गैप होता है ना फ्रीक्वेंसी का, वही हमारा होता है जे। तो यहाँ से अगर इन दोनों के बीच का अगर आप गैप देखोगे तो यहाँ से तो यही हमारा जे होता है। ओके, तो अब आप यहाँ से हम यही देखेंगे कि ये जो वैल्यू है हमारी वो क्या आएगी जे की। तो जे की वैल्यू निकालने के लिए तो जे की वैल्यू तो डायरेक्टली निकल जाएगी कि 4 सिग्नल है हमारे पास, तो इन दोनों के बीच का गैप हमारा 6 है, फिर हमारा इन दोनों के बीच का गैप 6 है, फिर इसका गैप हमारा 6 है। तो ये जो 6 जो आ रहा है वो हमारा जे की वैल्यू होगी, ये हमारी जे की वैल्यू आएगी कि दो फ्रीक्वेंसीज के बीच का जितना डिफरेंस आएगा वही हमारा जे होता है। तो अगर मैं इसको अगर यहाँ से अगर ड्रॉ करता हूँ मैं इसको, तो ये चीज़ भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है कि ये जे वैल्यू है वो होती क्या है। कि ये अगर हमारा ग्राफ है यहाँ से, तो ये सिग्नल है, ये कितनी फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब कर रहा है, और माइनस में जो ये सिग्नल है यहाँ पे कितनी फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब कर रहा है। तो अगर सिग्नल अगर स्प्लिट हो रहा है इस तरीके से, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही हमारा जे होता है। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है, और डेल्टा का फॉर्मूला आपको पता ही है कि क्या आएगा हमारा, कि डेल्टा हमारा आता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, कि फ्रीक्वेंसी जितनी कंपाउंड जितनी फ्रीक्वेंसी आएगी डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। यही होता है। तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मान लो ये डेल्टा 1 है हमारा, तो अगर इसकी अगर वैल्यू निकालोगे आप तो ये हमारा इस तरीके से आएगा, और कितने पे ऑपरेट कर रहा है 500 के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। तो आप 500 को डिवाइड कर दोगे, क्योंकि ये पीपीएम के अंदर होता है ना, ये पार्ट्स पीपीएम के अंदर होता है। तो यहाँ से जो मेगा हर्ट्ज है और पीपीएम है वो फैक्टर हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप डेल्टा निकालोगे तो सिंपल हम क्या करेंगे, इन सभी को सम करके सम करेंगे, फिर इसका एवरेज लेंगे, ये तो हमारी एवरेज पोजीशन आ जाएगी। और फिर जब हम इसको अगर 500 से अगर डिवाइड कर देंगे तो वो हमारी डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। ये फ्रीक्वेंसी, ये एवरेज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे।
और फिर जब इस एवरेज फ्रीक्वेंसी को अगर हम 500 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारी डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा आएगा ये आंसर आएगा इसका। तो इसको अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.5 ppm। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि डेल्टा की वैल्यू 3.5 ppm और जो जे की वैल्यू है वो क्या रहेगी 6 हर्ट्ज। ओके, सो ये इसका आंसर रहेगा। सॉरी, ये 3.6 है यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन रहेगा 3.5 और 6 हर्ट्ज। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन लगा मुझे। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि हमारे पास ये डेल्टा की वैल्यूज़ दी गई है, तो हमें ये निकालना है कि ये कौन से कंपाउंड की वैल्यूज़ है। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ देखनी है कि ये वाला जो सिग्नल है, ये सिग्नल सबसे पहले होगा किसका, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एल्कीन है, हर एक कंपाउंड के अंदर ही एल्कीन दी गई है हमारे पास। तो एल्कीन है, तो मैंने आपको ये बताया था जैसे 8.0 है तो आपको तो ये लगे ना कि 8.0 है वो बेंजीन का आएगा, जबकि ये बेंजीन का नहीं है। तो इसे देखने के लिए आप इस जे की वैल्यू देखो। जे की वैल्यू बेंजीन के केस में कभी होते नहीं, वो तो 8 के राउंड होती है, या तो 8 आएगी या हमारी वो 3 के राउंड आएगी या हमारी 1 के से नीचे आएगी। ये ऑर्थो के केस में, ये मेटा के केस में और ये पैरा के केस में ये वाली। तो जो ये वाली जो आती है, जो जे की वैल्यू है, वो उस प्रोटॉन के लिए होती है जहाँ पे एल्कीन हमारा क्या हो, ट्रांस एल्कीन हो। ट्रांस एल्कीन के केस में जे की वैल्यू आती है 12 to 16 हर्ट्ज, और कई बार ये प्लस भी चली जाती है 18 तक। तो ये ट्रांस एल्कीन होगा। तो हमारा ये वाली जो वैल्यू है, और एक और वैल्यू मुझे दिख रही है ये 5.8, यहाँ भी जे इज इक्वल टू 12.3 है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारी कौन सी होगी, जो एल्कीन के हमारे पास प्रोटॉन्स होंगे उनकी होंगी। और जो बेंजीन के जो प्रोटॉन्स होंगे हमारे पास, ये वाली वैल्यू जो 7.7, यहाँ पे 8.0 है। तो देखो ये ऑर्थो कपलिंग बता रहा है ना यहाँ पे कि ऑर्थो हाइड्रोजन्स होंगे दोनों एक दूसरे रिस्पेक्ट में। और ये वाला भी जो सिग्नल है 8.0, ये भी हमें यही बता रहा है कि दोनों के दोनों हाइड्रोजन्स है वो क्या होंगे, ऑर्थो होंगे। तो किसी भी टाइप की कोई और मेटा कपलिंग हमारे पास यहाँ पे नहीं है, दो डबलेट आएंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या ये वाले पॉसिबल है, ये ऑप्शन खत्म हो गया, पहले ही खत्म हो गया ये ऑप्शन। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि ये ऑप्शन ऐसे खत्म हो गया कि इसमें देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो इस हाइड्रोजन का अगर आप सिग्नल देखोगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो ये क्या देगा, ट्रिपलेट देगा, जबकि हमारे पास दोनों की दोनों डबलेट है। ओके, तो और ये वाला भी, तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, ये वाला भी ऑप्शन भी हमारा ख़त्म है, क्योंकि अगर यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये देता सिंगलेट, तो ऐसा कोई भी सिग्नल नहीं है बेंजीन रिंग का जो सिंगलेट दे रहा हो। तो हमारे पास ये दोनों ऑप्शन हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं। अब हमारे पास ऑप्शन बचता है सी और डी। अब इन दोनों ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या चीज़ का देखेंगे, हमें कौन सा सिग्नल है, कहाँ से ये पता लगेगा कि इसका जो आंसर वो हमारा कौन सा होगा, सी होगा या फिर डी होगा। क्योंकि कोई भी ऐसा डिफरेंस मुझे नहीं लग रहा दोनों के बीच में, सिर्फ यहाँ से डिफरेंस लग रहा है एल्कीन की पोजीशन का। एक एल्कीन यहाँ पे, एक एल्कीन की पोजीशन यहाँ पे है इसकी। तो यहाँ से जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि यहाँ के जो हाइड्रोजन्स है दोनों के दोनों, यही दोनों हाइड्रोजन्स है वो हमें बताएंगे कि ये हमारा कैसा कौन सा होगा। बेसिकली जो जनरली जो सिग्नल आता है एल्कीन्स के प्रोटॉन का, वो हमारा आता है 5 to 6 की रेंज के अंदर। ठीक है, यहाँ पे एक एल्कीन का दे रहा है 8.0। 8.0 का सीधा मतलब हमारे पास ये आता है कि एक तो हमारा नॉर्मल आ रहा है 5.8, एक हमारा 8.0 है। तो 8.0 आने का मतलब ये होगा कि दोनों में से जो 8.0 है ना वो क्या हाईली डी शील्डेड आ रहा है हमारा। हमें ये चीज़ देखनी है कि ये क्या आएगा, हाईली डी शील्डेड आएगा, और दूसरा नॉर्मल आएगा हमारा एज यूजुअल आना चाहिए। तो आप देखो यहाँ से किस पोजीशन के अंदर हमारा ये नॉर्मली आ सकता है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा
इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो ये यहाँ से इसके एल्कीन जाके ये यहाँ पे और ये इधर, ठीक है। और दूसरा, अगर इसमें अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करते हैं यहाँ से, तो इस केस में अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप अगर ड्रॉ करोगे तो इसका जो स्ट्रक्चर्स है वो इस तरीके से हमारा आएगा। तो यहाँ से अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप ये देखोगे कि डी वाला जो कंपाउंड है उस केस में क्या चीज़ हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो बेंजीन रिंग के थ्रू यहाँ पे इस एल्कीन के अराउंड में इंक्रीज हो रही है रेजोनेंस के थ्रू, थ्रू द रेजोनेंस। और रेजोनेंस के थ्रू इंक्रीज होने से क्या चीज़ होगी कि ये वाला जो कंपाउंड्स है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने तो ये प्रोटॉन क्या होने चाहिए, सील्डेड होने चाहिए। और सील्डेड होने का मतलब ये होगा कि इनकी जो प्रोटॉन की जो डेल्टा शिफ्ट की वैल्यू है वो हमारी जो वैल्यू है वो 5.8 से कम आनी चाहिए, मीन्स टुवार्ड्स द 4 या 3 के अराउंड होनी चाहिए। बट जबकि ये तो हमें क्या बता रहा है कि ये तो सील्डेड है, डी शील्डेड है, क्योंकि 8.0 आ रही है। ओके, तो ये इसी रीजन से। और दूसरा रीजन अगर आप देखोगे इस साइड से देखोगे तो यहाँ से अगर आप इसका ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया और दूसरा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे आप, तो एक अगर आप इसको अगर यहाँ से अगर हम मूव कराते हैं, इसको इधर मूव कराते हैं, तो यहाँ से आप देखोगे कि ये वाला जो हाइड्रोजन इस पोजीशन के ऊपर क्या आएगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, तो हमें यही देखना है कि इसके अंदर रेजोनेंस के थ्रू इस एल्केन के राउंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है इस पोजीशन के अराउंड। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने से ये जो H है वो हमारा शील्डेड होगा, तो इसीलिए हमारा इसमें ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ना कि ये वाला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से एक चीज़ जो हमें क्या करना है, ये हमारे पास IR डाटा गिवन है, ये IR डाटा गिवन है, और यहाँ से हमारे पास ये सारे गिवन है, प्रोटॉन शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज गिवन है। तो इनके थ्रू हमें यही बताना है कि ये हमारे पास कौन सा सिग्नल यहाँ से आएगा। अब हम इसको चेक करते हैं। जो सबसे पहला केस है, IR की वैल्यू को ही ले लेते हैं। ये वैल्यू मैंने आपको बताई है कि 1735 और 1750 के अराउंड जो वैल्यूज आती है वो ऑलवेज होती है एस्टर ग्रुप की। तो एस्टर ग्रुप देखो हमारा हर केस में ही एस्टर ग्रुप है, ये भी एस्टर ग्रुप है हमारा, यहाँ भी एस्टर ग्रुप है, ये भी एस्टर ग्रुप है, और ये भी एस्टर ग्रुप है। तो IR की फ्रीक्वेंसी से हमें कोई आइडिया नहीं हुआ कि ये हमारा कौन सा सिग्नल होगा, तो इसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है, ये हमारे लिए ऐसे ही सिग्नल है। तो अब हम जाते हैं, स्लोली मूव करते हैं। यहाँ पे ये वाला जो सिग्नल है, ये सिग्नल कौन सा होगा, ये हमारा है सिंगलेट है 3 हाइड्रोजन्स का। 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट आने का मीन्स क्या होगा कि ये हमारे पास किस टाइप का कंपाउंड होगा कि जो CH3 ग्रुप है वो हमारा ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, ऐसे टाइप का हमारा होगा। क्योंकि ये सिंगलेट है, सिंगलेट होने का मतलब वो कार्बन आगे जिससे जुड़ा है उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो ये चीज़ हमारी यहाँ से क्लियर हो जाती है। तो इस केस में हमारा क्या होगा कि ये वाला केस हमारा या तो इस C ऑप्शन के अंदर आ रहा है या हमारा D ऑप्शन के अंदर आ रहा है। तो यहाँ से हमारे A ऑप्शन ख़त्म और B ऑप्शन ख़त्म, ठीक है, सिर्फ इस पहली ही वैल्यू से। अब जो बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इस कंपाउंड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, इधर CH3 है, इधर Br है, और इधर हमारा, तो यहाँ पे एक CH3 इधर आना चाहिए और एक CH3 इधर आना चाहिए, यानी कि हमारे पास 3 हाइड्रोजन्स के 2 सिग्नल मिलने चाहिए, 2 सिग्नल्स। तो 3 हाइड्रोजन्स है वो हमारे पास 2 सिग्नल्स हमें देगा। तो
टू सिग्नल्स है वो देखो हमारे पास है कि नहीं है। इस केस में जो इनका है ना वो क्या आएगा, इसका एक हाइड्रोजन का ट्रिपलेट है। सिर्फ एक ही तो सिग्नल दिख रहा है मुझे, कहीं और दिख रहा है कि यहाँ पे आपको 3 हाइड्रोजन का एक ट्रिपलेट हो। 3 हाइड्रोजन का एक ट्रिपलेट हमारे पास नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं हुआ, तो हमारे पास ऑप्शन बचता है ये वाला। अब हम देखते हैं कि ये हमारे ऑप्शन से वो करेक्ट है या फिर नहीं है। तो देखो एक ट्रिपलेट इसका आएगा, अब ये 2 हाइड्रोजन जो होंगे यहाँ पे, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ होंगे, इस 2 हाइड्रोजन का नेक्स्ट वाले कार्बन के कारण ट्रिपलेट आएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये थोड़ा क्या आएगा हमारा डाउनफील्ड आएगा। तो देखो हमारे पास जी हाँ एक 2 हाइड्रोजन का ऐसा सिग्नल है जो डाउनफील्ड और ट्रिपलेट भी है। फिर जो नेक्स्ट आएगा यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन है, ये इसका इधर 2 हाइड्रोजन है 2 और इधर 2 हाइड्रोजन 2 2, कितना हो गया हमारे पास 4, और 4 का मीन्स हमारे पास क्या आएगा, ये पेंटेट आएगा 4 + 1। तो पेंटेट को कई बार हम बोल देते हैं कि ये मल्टीप्लेट होगा, एम से भी लिखा होता है, जब हाई सिग्नल्स आते हैं उसे मल्टीप्लेट भी लिखा होता है। तो एक हाइड्रोजन का मल्टीप्लेट, ऐसे ही इन 2 हाइड्रोजन का भी मल्टीप्लेट आएगा। जी हाँ हमारे पास 2 मल्टीप्लेट हैं, ये रहे, ठीक है। और इधर इन 2 हाइड्रोजन का इसके नेक्स्ट कार्बन पे यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन हैं, तो 2 हाइड्रोजन होने का मीन्स क्या होगा, इसका ट्रिपलेट आना चाहिए। जी हाँ एक हमारा ट्रिपलेट है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। अब इस क्वेश्चन ये भी सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास 3 सिग्नल्स दे रखे हैं, ठीक है, और क्लियर है कि ये दोनों के दोनों जो सिग्नल्स हैं किस रेंज में आ रहे हैं, 6 to 8 की रेंज में आ रहे हैं। तो ये सिग्नल हमारे क्या होंगे, बेंजीन रिंग के होंगे। तो ये बेंजीन के हमारे पास 2 सिग्नल है, और वो हमारे पास क्या आना चाहिए, डबलेट आना चाहिए। तो 2 सिग्नल होंगे तो मीन्स सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होगा ऐसे टाइप का। यही देगा ना हमारे पास सिंगलेट, ये 2 सिग्नल, इन 2 हाइड्रोजन का एक सिग्नल आएगा क्योंकि दोनों केमिकली इक्विवेलेंट है। इधर इन 2 हाइड्रोजन का सिग्नल आएगा केमिकली इक्विवेलेंट, और यहाँ से आप देखो इसका भी डबलेट आएगा और इसका भी डबलेट आएगा, क्योंकि इसके नेक्स्ट इधर हाइड्रोजन है और इस हाइड्रोजन के इधर हाइड्रोजन है, तो इसका डबलेट आएगा और इधर इसका डबलेट आएगा। फिर हम बात करते हैं, तो इसमें से हमारा कौन सा एक ऑप्शन कैंसिल हो रहा है, डी ऑप्शन कैंसिल हो रहा है इस चीज़ से हमारे पास, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमें सिर्फ एक ही सिग्नल गिवन है, ये वाला 1.9 का सिर्फ एक सिग्नल गिवन है। तो ये मैंने आपको पहले भी जहाँ पे मैंने एग्जांपल्स किए थे वहाँ पे बहुत बार बताया था, जब भी ऐसा सिग्नल आए ना तो आप ये चीज़ देखो कि इसमें तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही केस बनता है जहाँ पे एक सिग्नल आएगा, क्योंकि इस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपका ए बी सी और डी, सी में सभी में आप देखोगे तो आपके पास एक्स्ट्रा सिग्नल्स आ रहे हैं। एक्स्ट्रा सिग्नल कौन कौन से आएंगे वो चीज़ देखो आप, यहाँ पे CH3 है, इसका सिग्नल एक अलग आएगा, इस CH3 और इन CH3 का सिग्नल अलग आएगा। यहाँ पे 2 सिग्नल एक्स्ट्रा आएंगे जबकि यहाँ पे सिर्फ एक ही है। इसमें देखोगे तो इधर इन CH2 का एक सिग्नल आएगा, इधर इस CH3 का और इस CH3 का, तो इनके 2 सिग्नल आएंगे। जबकि हमारे पास सिर्फ यही केस बचता है एक, कि यहाँ पे CH3 और CH3, ये जो CH3 है 3 के 3, ये तीनों मिला के ही हमें एक सिग्नल देंगे। और उनका क्या आएगा, नेक्स्ट कार्बन के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है जो कि आएगा सिंगलेट। तो हमारा यहाँ से ए ऑप्शन होगा। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इजी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन मैंने आपको, ये पूरा का पूरा बेस्ट है मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी। तो मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाला सिग्नल देखो, ये मैंने मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी की वीडियो के अंदर बताया है। जहाँ से अगर आप इसको देखोगे तो ये मैंने आपको ये बताया था, ये अंदर की तरफ है ना, रिंग के अंदर की तरफ है। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये एरोमेटिक कंपाउंड हो, यहाँ पे केस लगे हमारा एरोमेटिक कंपाउंड
और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के केस में क्या होता है, जो इनर होते हैं ना वो हमारे होते हैं डी शील्डेड, और जो आउटर होते हैं वो हमारे होते हैं शील्डेड। ये वाला कंसेप्ट लगाया था मैंने वहाँ पे, उस वीडियो के अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। और एरोमेटिक के केस में क्या होता है, जो इनर होते हैं ना वो तो होते हैं शील्डेड, और जो आउटर आएंगे वो होंगे डी शील्डेड। और इस कंसेप्ट को मैंने मेरी उस मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी की वीडियो के अंदर बहुत डिटेल से समझाया हो, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो एंटी एरोमेटिक के लिए हमारे पास, और एरोमेटिक के लिए क्या रूल होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और एंटी एरोमेटिक के लिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन के अंदर आएगा, जो फर्स्ट है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मीन्स 12 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन के अंदर आएंगे, तो ये हमारा बनेगा एंटी एरोमेटिक, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 मीन्स 14 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स 4n+2 पाई का बनता है ये, ठीक है। क्योंकि ये 3 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे ना n=3, तो हमारा ये 14 आएगा, तो ये हमारा आएगा एरोमेटिक। तो एरोमेटिक के केस में जो इनर वाले ये इनर हाइड्रोजन है, तो ये हमारा क्या होगा, हाईली डी शील्डेड होगा। ये अगर आप देखोगे ये इनर है, ये इनर है, तो इसके अकॉर्डिंग ये होगा शील्डेड। तो शील्डेड होने का मीन्स क्या होगा, ये और ये वैल्यू आएगी हमारी नेगेटिव के अंदर, तो इसकी नेगेटिव वैल्यू हमारी आ रही है ये वाली -0.61, लो वैल्यू आ रही है ना, ये सबसे लो। अब हम देखते हैं इसके अंदर, इसका जो इनर हाइड्रोजन है ये है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंटी एरोमेटिक इनर हाइड्रोजन का मीन्स मैंने बताया ये डी शील्डेड होगा, और हाईली डी शील्डेड होने का मतलब जो इसके लिए जो वैल्यू आएगी ना केमिकल शिफ्ट की, वो आएगी हमारी बहुत ही हाई वैल्यू आएगी। तो हाई वैल्यू आएगी तो ये हमारा किसकी तरफ जाएगा, हाई वैल्यू हमारी है 16.4, तो ये इससे मैच करेगा। और जो बच गया, जो रिंग के बाहर की तरफ रहता है, उसका नॉर्मली हमें पता है एरोमेटिक रिंग के, ये इधर जो बच गया वो सी ऑप्शन। तो फर्स्ट हमारा मैच कर रहा है बी से, ठीक है, और थर्ड हमारा मैच कर रहा है सी से, तो ये हमारा इसका ऑप्शन आएगा ये बी वाला। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी के बेस के ऊपर आएगा। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम ये सोल्व करेंगे कि हमारे पास यहाँ से ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी के ऊपर बेस्ड है थोड़ा। तो इस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे, ये जो सिस्टम है, जब यहाँ पे हमारे पास ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन जब इस पाई बॉन्ड है वो इसके ऊपर अटैक करेगा, तो यहाँ से ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा, कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ इसका मैकेनिज्म थोड़ा। तो जब ये इसके ऊपर जाएगा तो ये यहाँ से हमारा इस टाइप का ये स्ट्रक्चर बनाएगा। तो इस टाइप का जब ये स्ट्रक्चर बनाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ओके। और यहाँ से हमारा ये इस हाइड्रोजन को इन्होंने H1 लिखा है, और इस हाइड्रोजन को यहाँ पे H7 लिखा है। तो मैं ये बोलता हूँ ये दोनों के दोनों जो हाइड्रोजन है ना, ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंट है। आप बोलोगे कि ऐसा कैसे, यहाँ पे तो H1 है, ये इधर है, और ये H7 इधर है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर यहाँ पे है। तो अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करेंगे ना, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरीके से सिग्नल देगा, यहाँ से ये इधर और ये इस साइड आके अपना
सॉरी इसको दोबारा बनाता हूँ। हाँ, तो ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड है हमारा यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये वाला केस बनेगा यहाँ से। और इसको दोबारा बनाता हूँ, ढंग से नहीं बनाइए, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से ये हमारे दोनों हाइड्रोजन्स हो गए, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड है वो इधर आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया और ये इधर शिफ्ट हो गया। तो अब आप देखो कि ये H1 और ये यहाँ पे H7। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज है वो हर जगह ऐसे रिवॉल्व होता रहेगा कि ये यहाँ भी आ जाएगा और ये इधर भी चला जाएगा। तो इसीलिए इसको यहाँ पे ये शो किया गया है। ये यहाँ पे अब हमारा क्या बन जाएगा, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज है ये कॉन्जुगेशन में होगा, रिवॉल्व करेगा। तो ये एक हमारा एरोमेटिक सिस्टम बनेगा इतना। ठीक है, तो ये हमारा बन रहा है एक एरोमेटिक सिस्टम बन रहा है। तो इस एरोमेटिक सिस्टम में अगर आप देखो ना HB, तो HB क्या हो रहा है, इस रिंग के बिल्कुल ऊपर आ रहा है। तो इसका अगर आप इस तरीके से अगर शील्डिंग रीजन अगर निकालोगे तो इसका शील्डिंग रीजन इस तरीके से आएगा प्लेन के ऊपर। तो इस प्लेन के अंदर ये हमारा HB आ रहा है। तो HB इधर आने का मतलब क्या हो जाएगा, तो HB है वो क्या होगा, हाईली शील्डेड होगा। तो अगर ये अगर हाईली शील्डेड होगा और इधर हमारा क्या रहेगा HA, ठीक है, ये हमारा H रहेगा, ये रहेगा डी शील्डेड। तो इन दोनों में से हमारे पास आप देखोगे तो HA के लिए वैल्यू ये आ जाएगी, सॉरी ये वैल्यू जो आएगी ये HB के लिए शील्डेड वाली नेगेटिव वैल्यू HB की आ जाएगी। और तो HB की वैल्यू Q की वैल्यू 1 आएगी। तो Q की वैल्यू 1 के लिए हमारे पास यही ऑप्शन बचता है, फर्स्ट और थर्ड। ओके, अब हम देखते हैं ये वाला कि P की वैल्यू क्या आएगी। तो जो P की वैल्यू है उसके लिए आप क्या बोलोगे, क्या ये P है वो हाईली डीशील्डेड हो जाएगा क्या, यहाँ से एक चीज़ तो ये, ठीक है, तो ये हाईली डीशील्डेड नहीं होगा। तो हाईली डीशील्डेड हमारा कौन से रहेंगे, हाईली डीशील्डेड ये रहेंगे जो ये वाले जो इनर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना हमारे पास, ये H4, H5, H6, H7, H3, H2, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ये हाईली डीशील्डेड रहेंगे। क्योंकि हम भी यही देखते हैं जो बेंजीन रिंग में जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें भी हम यही देखते हैं, ये वाला जो रीजन होता है ना, जो प्लेन का जो रीजन होता है, उस प्लेन के रीजन के अंदर जो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लाइंस होती है वो क्रॉस नहीं करती। तो यहाँ पे जो ये वाली जो वैल्यूज आती है ये हमारा होता है हाईली डीशील्डेड रीजन्स होता है, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर हमारा ये कोन बनता है, अबो द प्लेन और बिलो द प्लेन। ठीक है, तो अबो द प्लेन और बिलो द प्लेन ये कोन बनता है हमारा। तो इसीलिए जो ये H2, H3, H4, H5, H6 है ना, ये वाले हाईली डीशील्डेड होंगे, ठीक है, ना कि ये HA, क्योंकि HA फिर भी प्लेन के ऊपर जा रहा है और प्लेन के ऊपर थोड़ा बहुत वहाँ पे शील्डेड रीजन रहता है। ये तो कोन के अंदर ही आ गया पूरा का पूरा, ये कोन से थोड़ा बाहर है, बट फिर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ शील्डिंग होगी। तो इसीलिए जो ये वाली जो वैल्यूज़ है ना 8.5 वो रहेगी हमारी H2 से लेके H6 के लिए, ठीक है, और सिमिलरली H1 और 7 के लिए ये, और फिर इसके बाद हमारा ये आ जाएगा ऑप्शन। ओके, तो इसी बेस पे हमारा यहाँ से ये वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो इस चीज़ को भी हमें पूरा ध्यान से समझना है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसमें, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। इसको IR डाटा के बेस पे भी सोल्व किया जा सकता है डायरेक्टली। तो IR में ये 1720 हमारी फ्रीक्वेंसी है, जो कि फ्रीक्वेंसी होती है हमारी कीटोन के अराउंड आती है लगभग, ठीक है। तो कीटोन वाला हमारा सिर्फ यहाँ पे एक केस दिख रहा है। तो इस केस में अगर आप देखोगे ये भी हमारा एस्टर है, ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर है। तो इस केस में अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे ये वाला जो कीटोन है वो इसके साथ कॉन्जुगेशन में है। तो कॉन्जुगेशन में आने से जो कीटोन की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये इसका कॉन्जुगेशन इस तरीके से बनाएगा ये। तो जो C डबल बॉन्ड O है उसका डबल बॉन्ड करैक्टर वीक हो जाएगा, मीन्स बॉन्ड वीक हो गया, वीक होने से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है।
तो इसकी फ्रीक्वेंसी सो ये हमारी हो नहीं सकती, ये ऑप्शन हमारा ख़त्म है। अब हमें ये दिख गया ये तीनों है एस्टर, तो एस्टर की तो वैल्यू आती है हमारे पास कितनी, इतनी, इसके अराउंड, बट ये हमारी आ रही है 1720। तो इसका मीन्स क्या होगा, जो एस्टर का जो CO ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप किसके साथ कॉन्जुगेशन में होगा, डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, और डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में तो सिर्फ ये यहीं पे आ रहा है, यहीं से आएगा, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो और डिक्रीज हो जाएगी। तो इस एस्टर की फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए 1735 के अराउंड, बट ये कॉन्जुगेशन में है, तो कॉन्जुगेशन में होने के कारण ये फ्रीक्वेंसी है वो और डिक्रीज हो जाएगी, तो और डिक्रीज हो जाएगी तो 1720 चली जाएगी। ओके, तो इसीलिए क्योंकि इस केस में तो क्या होगा, इस केस में तो फ्रीक्वेंसी और इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, तो यहाँ से ये कॉन्जुगेशन इस तरीके से बनेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ होगी, तो यहाँ पे मीन्स डबल बॉन्ड के अंदर बॉन्ड डेंसिटी बढ़ेगी, मीन्स इसका जो बॉन्ड करैक्टर है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 1750 से लेके 1760 के अंदर जाएगी, ठीक है, इसके केस के अंदर, जबकि यही केस है जहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी हमारी डिक्रीज होगी। ओके, तो हमारा बी ऑप्शन इसके लिए सही होगा, ना कि ये वाले ऑप्शन, बाकी ऑप्शन। सो ये क्वेश्चन थे हमारे 2018 तक के। तो इसके बाद हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, या फिर हम डायरेक्ट जो हमारा जो 13C NMR है उसकी तरफ अब मूव करें, क्योंकि मैंने इसके लिए आपको 4 वीडियोस प्रोवाइड करा दी, जहाँ पे हम 1H NMR के लिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, और नेट के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ मैंने बता दिया कि कहाँ पे कौन सा कंसेप्ट किस तरीके से अप्लाई करना है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।